न्याय टीम का हिस्सा हूँ और आज के लाइव सेशन में हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। रोज़गार अनुबंध अनुबंध एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, आज हम उसके कानून के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात शुरू करते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के रोजगार क्षेत्र हैं। आप जिस तरह के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, यानी कि सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र, यह तय करेगा कि किस तरह के कानून आप पर लागू होते हैं। भारत में अधिकांश रोजगार कानून और नियम मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र या टेक्निकल लेबरर्स पर लागू होते हैं। फिर इसका मतलब ये है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या फिर आप एक ऑर्गेनाइज्ड लेबर में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे कानून हैं जो आपके लिए अप्लाई होते हैं, जो आपकी सुरक्षा करते हैं। जैसे अगर आपकी सरकारी नौकरी होती है तो आपको आपकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, आपकी सैलरी क्या रहेगी, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आपको नौकरी से निकाला कैसे जा सकता है, ये सब रूल्स में रहता है। उसी तरीके से अगर आप किसी लेबर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लेबर एक्ट्स हैं और कानून हैं जो ये बताते हैं कि आपके क्या हक रहेंगे, क्या प्रक्रियाएं रहेंगी। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, निजी क्षेत्र के पेशेवरों के लिए कानून बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। यही वजह है कि आपके रोजगार से संबंधित आपके अधिकांश अधिकार और कर्तव्य आपके रोजगार अनुबंध द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार अनुबंध एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। यही कारण है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय शामिल कानूनी प्रक्रियाओं को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप कहीं जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो रोज़गार अनुबंध में क्या सामग्री होनी चाहिए, यानी कि रोज़गार अनुबंध में क्या डिटेल्स होनी चाहिए। एक कर्मचारी के रूप में आपको सभी अधिकारों की सुरक्षा के लिए आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पहला, कि आपके पास एक लिखित रोजगार अनुबंध है, यानी कि आपके पास एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। यदि आपके पास सभी शर्तें लिखित हैं तो किसी भी विवाद या असहमति को हल करना आसान होता है। फिर आपने अपने अनुबंध में उल्लेखित सभी शर्तों को पढ़ लिया है। अब ये जो अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी डिटेल्ड होते हैं और ज़्यादातर इन्हें पढ़ने का मन नहीं करता है, मुश्किल होती है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ें और उसमें जितनी भी शर्तें हैं, जो भी डिटेल्स उसमें दी गई हैं, उसको आप समझने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप अपने एम्प्लॉयर से पूछें कि इस शर्त का क्या मतलब है, इस क्लॉज का क्या मतलब है, या तो फिर आप किसी लॉयर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई इन शर्तों का क्या मतलब है। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद आपको शर्तों का पालन करने के लिए कानून कहता है। ये शर्तें नए नियोक्ता के साथ आपकी भूमिका और जिम्मेदारी तय करती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका नियोक्ता आपको आपके अनुबंध की शर्तों में कुछ जोड़े या संबोधित करे, तो आपको समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले इस पर चर्चा करनी चाहिए। फिर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसी है, जैसे कि मैंने कहा सरकारी नौकरी में तो पॉलिसी एक ही होती है, लेकिन अगर आप निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हर कंपनी की पॉलिसी अलग हो। तो अपनी कंपनी ज्वाइन करने से पहले उसकी एचआर पॉलिसी पढ़ लें, और ये इसलिए ज़रूरी है। ये आवश्यक नहीं है कि सभी शर्तें आपके रोजगार अनुबंध में हों। कभी कभी उनका उल्लेख आपकी संस्था की एचआर पॉलिसी में किया जा सकता है। अपने नियोक्ता के साथ किसी भी विवाद से बचने और अपने अधिकारों का दावा करने के लिए ये आवश्यक है कि अपनी सभी नीतियों को पढ़ें और आप सूचित हों। इसके बाद ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अनुबंध में किस 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 चीज़ों के बारे में डिटेल्स शामिल होती हैं, क्या क्या विवरण शामिल होते हैं। तो अनुबंध में ज़्यादातर होगा आपका नाम, संस्था के प्रमुख का नाम, संस्था का नाम, नौकरी का विवरण, रोजगार की अवधि, कार्य समय, वेतन, अन्य भत्ते, अवकाश, छुट्टियां, बीमा, गोपनीयता की शर्तें, गैर याचना शर्तें, विवाद समाधान व्यवस्था या फिर मीडिएशन जैसे उपाय, प्रशिक्षण बंधन यानी कि ट्रेनिंग बॉन्ड जिसे कहा जाता है, निकालने के कारण कि किस कारण से आपको निकाला जा सकता है, नोटिस की अवधि, पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेचुइटी,
ओवरटाइम मुआवजा, यदि कंपनी ओवरटाइम मुआवजा देती है तो उसके बारे में लिखा जाएगा। और घर से काम करने की नीति यानी कि वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी। अब हम आते हैं जो सबसे सबसे पहली श्रेणी होती है, वो होती है नौकरी का प्रस्ताव। आपने किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया तो आपको नौकरी का प्रस्ताव मिलता है। तो जब कोई नियोक्ता आपको काम पर रखना चाहता है और आपको नौकरी का प्रस्ताव देता है तो उन्हें प्रस्ताव के बारे में आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। नौकरी की भूमिका और नौकरी की शर्तों को ज़रूर स्पष्ट करना चाहिए। मतलब आपको ये नहीं कह सकती कि हाँ कल से ऑफिस आ जाओ और काम शुरू करो। क्या काम रहेगा, क्या शर्तें रहेंगी, ये सब आपको बताना पड़ेगा। आपको काम के बदले में कुछ वेतन लाभ का प्रस्ताव ज़रूर देना चाहिए। क्या आपको सैलरी मिलेगी, क्या प्रॉफिट मिलेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। प्रस्ताव का संवाद करना पड़ेगा। नियोक्ता को स्पष्ट शब्दों में नौकरी के प्रस्ताव के माध्यम से आपको नौकरी पर रखने की इच्छा का या तो लिखित रूप से या मौखिक रूप से संवाद देना होगा। फिर भी प्रस्ताव का लिखित होना बेहतर है, क्योंकि यदि आपका नियोक्ता भविष्य में इससे इनकार करता है तो ये साबित करना आसान है कि वास्तव में प्रस्ताव दिया गया था। नौकरी में भूमिका और नौकरी की शर्तें। आपको दिए गए प्रस्ताव एक विशिष्ट पद या भूमिका के लिए होना चाहिए। यदि प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है तो वे जिस नौकरी के लिए आपको रखना चाहते हैं उसकी भूमिका किस तरह की है उसे स्पष्ट करें। एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे और लिखित अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे तो नौकरी से बाहर निकलना मुश्किल होगा। सुनिश्चित कर लें कि आपकी नौकरी में भूमिका, प्रतिवर्ष कंपनी द्वारा वहन किए गए खर्चे, लाभ, मासिक वेतन आदि ये सब दिया गया है। प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले नौकरी के विवरण को लेकर कोई भी संदेह हो तो आप अपनी सभी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। वेतन और अन्य लाभ। आपका वेतन आपके रोजगार के प्रकार या प्रकृति से निर्धारित होगा। वेतन की गणना उस नौकरी विशेष के बाजार दर, पिछले कार्य के अनुभव और आपके तोल मोल करने के कौशल पर आधार की जाती है। जैसे सरकारी नौकरी में तो वेतन फिक्स्ड है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वेतन फिक्स नहीं होता है। आप कितना निगोशिएट कर सकते हैं, कितना तोल मोल कर सकते हैं, काफ़ी बार उस पर डिपेंड करता है कि आपका वेतन क्या रहेगा। उस संस्था के लिए आप अपने कौशल के रूप में जो लाभ प्रदान करने वाले हैं उसका स्पष्ट रूप से संवाद करके और उद्योग की दरों के अनुसार वेतन के बारे में अपने स्वयं के बाजार संबंधी रिसर्च का उपयोग करके अपनी वेतन पर मोल भाव आप कर सकते हैं। यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो आपका कुल वेतन विभिन्न मदों जैसे कि मूल वेतन, महंगाई भाता यानी कि डीए, डियरनेस अलाउंस, भविष्य निधि कटौती, मकान किराया भाता यानी कि एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस आदि में डिवाइड किया जाएगा। हालांकि यदि आप कर्मचारी नहीं हैं तो आपको आपकी पूरी वेतन राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसे प्रतिधारण शुल्क कहा जाएगा। यानी कि अगर आप एम्प्लॉई हायर किए जाते हैं तो आपकी जो वेतन है उसको इस तरीके से ब्रेकअप किया जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं, अगर आप रिटेनर पे हैं तो आपको सिर्फ एक फ़ी मिलती है, रिटेनर फ़ी मिलती है, उसका कुछ ब्रेकअप नहीं होता। नौकरी का प्रस्ताव आपको कर दिए जाने के बाद अपनी परिस्थितियों के आधार पर आप हमेशा अतिरिक्त लाभ, उच्च वेतन या बेहतर पद के लिए बातचीत कर सकते हैं। ऐसी बातचीत पर आपका नियोक्ता विचार कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। इस स्थिति में प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करना आप पर निर्भर है। फिर एक और ज़रूरी चीज़ हम समझते हैं कि प्रस्ताव का समय पर जवाब देना। आपके नौकरी के प्रस्ताव में एक समय अवधि निर्देशित हो सकती है जिसके भीतर आपको जवाब देना होगा, और यदि आप दिए गए समय में जवाब नहीं देते हैं तो आप नौकरी का प्रस्ताव आपके हाथ से निकल जाएगा। यदि कोई समय अवधि निर्देशित नहीं है तो आपको उचित समय के भीतर नियोक्ता को नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए जवाब देना चाहिए। अब एक और ज़रूरी चीज़, अपने नौकरी के प्रस्ताव को हमेशा लिखित में स्वीकार करें। ये नहीं कि आपने फ़ोन करके बोल दिया कि हाँ मैं नौकरी का स्वीकार करता हूँ। हमेशा लिखित में स्वीकार करें। बातचीत के बाद ही स्वीकार करें। सुनिश्चित करें कि आपने उस प्रस्ताव में किसी भी बदलाव के लिए अपनी सभी बातचीत पूरी कर ली है और उसके बाद ही नौकरी स्वीकार करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब आप प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं
तो आपका नियोक्ता ये सोचेगा कि आप बिना किसी समस्या के प्रस्ताव की सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं। फिर स्वीकृति पत्र लिखना। आप नियोक्ता द्वारा दिए गए नौकरी के प्रस्ताव को या तो ईमेल द्वारा स्वीकार करें या अपने नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए नियोक्ता पत्र पर हस्ताक्षर करें। वो ऑफर लेटर पे आप साइन कर सकते हैं। इस तरह से नियोक्ता का भविष्य में आपकी नियुक्ति पर विवाद करने और उससे पीछे हटना कठिन होगा। फिर स्वीकार करने की समय सीमा। कुछ मामलों में आपका नियोक्ता आपको निश्चित तिथि से पहले ईमेल द्वारा नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने देने के लिए कह सकता है। उदाहरण के लिए ये कह सकते हैं कि महीने की 10 तारीख या सप्ताह के अंत तक आप स्वीकार करें या ना करें, ये आप उन्हें बता दें। यह ज़रूरी है कि आप इस समय अवधि के भीतर नौकरी के प्रस्ताव का जवाब दें, अन्यथा ये प्रस्ताव हाथ से निकल जाएगा और नियोक्ता किसी और को उस पद का प्रस्ताव दे सकता है। आप इस पर शिकायत भी नहीं कर सकते। फिर यदि आपका नियोक्ता नौकरी के प्रस्ताव का जवाब देने का कोई समय या तरीका नहीं बताता है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? संप्रश्न के इस तरीके का उपयोग करें जिससे देरी ना हो। उचित समय के भीतर उत्तर दें, अन्यथा नौकरी का प्रस्ताव चला भी जा सकता है। यदि आप नौकरी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लेते हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसे अपने नियोक्ता को लिखित रूप में या बोलकर ठीक से बता रहे हैं। फिर आप लोगों ने शायद एक मूवी देखी होगी थोड़े साल पहले, रणबीर कपूर की मूवी आई थी रॉकेट सिंह, जिसमें वो एक सेल्समैन थे कंपनी में और फिर उसके बाद वो कंपनी में रहते हुए ही अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उस मूवी में उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन होती है, कोर्ट कचहरी का काम होता है। तो कुछ क्लॉज होते हैं जो एज एन एम्प्लॉय आप साइन करते हैं। एक तो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज और एक होता है नॉन कम्पीट क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या होते हैं ये हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, जिसे कहा जाता है हिंदी में गोपनीयता के उपनियम। गोपनीयता क्या होती है? जिस संस्था या कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उसे अपने व्यापारिक रहस्यों और अन्य गोपनीय व्यापारिक सौदों की सुरक्षा करने का अधिकार है। इसलिए आपके रोजगार अनुबंध में एक उपनियम आपको नियोक्ता की किसी भी गोपनीय जानकारी को संगठन के बाहर किसी को भी बताने या प्रकट करने से रोकता है। इस उपनियम को गोपनीयता के उपनियम के रूप में जाना जाता है। कभी कभी इसे गैर प्रकटीकरण उपनियम के रूप से भी कहा जा सकता है। और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो फिर आपके खिलाफ केस हो सकता है और आपको पनिशमेंट कानून के अंदर भी मिल सकती है। अगर अनुबंध में कोई गोपनीयता उपनियम नहीं है तो क्या करें, इसके बारे में हम देखते हैं। यदि आपके अनुबंध में कोई गोपनीयता उपनियम नहीं है तो भी आपको अपने पूर्व नियोक्ता के प्रति निष्ठा का कर्तव्य बनता है कि आप उनके व्यापार रहस्यों को और उनके साथ अपने रोजगार के दौरान सीखी गई गोपनीय जानकारियों का दूसरों के सामने खुलासा या अपने स्वयं के लाभ के लिए उपयोग ना करें। और दूसरी बात हुई नॉन कम्पीट क्लॉज। नॉन कम्पीट क्लॉज में क्या होता है कि आप मान लीजिए एक ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कंप्यूटर बनाती है। तो नॉन कम्पीट क्लॉज क्या होता है कि अगर आप वो नौकरी छोड़ते हैं तो आप ज़्यादातर उसमें ये रूल होता है कि आप 6 महीने तक या 1 साल तक, कोई भी समय सीमा हो सकती है, आप उनके कॉम्पिटिटर को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और आप उसी इंडस्ट्री में कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है नॉन कम्पीट क्लॉज कि आपने जो चीज़ उस कंपनी में सीखी है वो आप इमीडिएटली कहीं और जाके वो काम नहीं कर सकते हैं और अपने लाभ के लिए उस चीज़ से जुड़ा बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं। फिर हम समझते हैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो आजकल अगर आप खबर में देख रहे हैं तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वो है आपको नौकरी से निकाला जाना। यदि आपका नियोक्ता आपको नौकरी से निकाल देता है तो यह या तो नोटिस अवधि या आपके अनुबंध में दी गई किसी अन्य शर्तों के अनुसार हो सकता है। आपका नियोक्ता आपको नौकरी से निकाल सकता है यदि आपका कोई रोजगार संबंधी विवाद हो, आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो, आप किसी आपराधिक गतिविधियों जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल थे, आपने किसी एचआर नीति का उल्लंघन किया है या आपने किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन किया है आदि, आपने अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का कार्य किया है जो सिद्ध हो चुका है, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन,
यदि आप अपने अनुबंध में किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि गैर याचना उपनियम, जैसे कि अभी हमने बात की कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज और नॉन कम्पीट क्लॉज, तो इनका उल्लंघन करने के लिए भी आपको निकाला जा सकता है। बिना किसी स्पष्ट कारण से निकाला जाना, अब ऐसा अगर होता है कि आपको कोई कारण नहीं दिया गया है और आपको निकाला गया है, यहाँ तक कि यदि आपने अपने अनुबंध के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है या यदि आप किसी विवाद में शामिल नहीं हैं, तो भी आपको निकालने या नौकरी पर जारी रखने का निर्णय आपके नियोक्ता के पास है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ खास कारण आपको दें, बिना कारण दिए भी वो आपको नौकरी से निकाल सकते हैं। फिर लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका रोजगार अनुबंध है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसका उल्लंघन हुआ है, नियोक्ता ने किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया है, तो आपके पास क्या उपाय हैं? अनुबंध के उल्लंघन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? यदि आपके अनुबंध के किसी भी नियम का उल्लंघन किया गया है, तो आपके लिए एकमात्र उपाय है अदालत में जाना या मीडिएशन करना। यदि आपके कार्यालय में कोई मजदूर संगठन है, संघ है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप नियोक्ता के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं, यदि आपके और आपके नियोक्ता के बीच कोई मतभेद हुई है, झगड़ा हुआ है, तो आमतौर पर विवाद के समाधान का तरीका आपके अनुबंध में ही दिया जाएगा या आपकी संस्था के एचआर पॉलिसी में दिया हुआ होगा कि इस परिस्थिति में क्या करना है। दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही। आप लोग जो भी साथ में जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो आपके काम आएगी। इसके अलावा आप रोज़गार अनुबंध के बारे में और पढ़ना चाहते हैं या किसी और तरीके की कानूनी जानकारी हिंदी में सरल भाषा में आपको चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट न्याया.org NYAAYA.org पे जाएं। वहाँ पे काफ़ी सारे कानूनी मुद्दों पे हमने हिंदी में जानकारी दी है, और अगले हफ्ते इसी समय 8 बजे हम एक और सेशन करेंगे, और उस सेशन का विषय क्या होगा वो भी आप लोग ही डिसाइड करते हैं। हम हर सैटरडे हम फेसबुक पे एक वोट डालते हैं, जब हम 2 विषय आपको देते हैं, और जिस विषय में आपको जानकारी चाहिए उसका चुनाव आप लोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।